हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोरोना को हॉलीडे नहीं मान रहे होंगे कि चलो छुट्टी हो गई है, पढ़ना नहीं है। मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आप लोग अगले साल बोर्ड में ही नहीं अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए, बल्कि ये छुट्टी को आप लोग सदुपयोग करके कहीं बढ़िया अच्छी जगह कंपटीशन क्वालिफाई करके जाइए। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है सॉलिड स्टेट का क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, इसके पहले मैंने क्या क्या पढ़ाया था। इसके पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ाया था, उसकी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स की एनालिटिकल स्टडी मैंने कराया था। ठीक है, जो कि मेरे प्रीवियस लेक्चर में है। अब मैं क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी जो चीज़ें मैंने पढ़ाई थी इसके पहले, वह क्या थी, टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलिन और एमॉर्फस के बीच का डिफरेंस बताया था, उस डिफरेंस के पीछे का रीजन भी बताया था। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है क्या, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। उसी को थोड़ा और एक्सपेंड करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, तो चलिए, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि लैटिस क्या होता है। ठीक है, ये देखिए, एक आपके सामने एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, ये फिगर क्या है, पूरा जो आपको स्क्रीन पे फिगर दिख रहा है, ये क्या है, पूरा ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, आगे अब इसके बारे में पता चलता है। पहले अब हम लोग जानते हैं लैटिस क्या होता है, व्हाट इज़ लैटिस। ठीक है, तो लैटिस क्या होता है। लैटिस कुछ नहीं होता है, जिसकी भी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है। देखिए, कुछ कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश के टर्म ही कठिन होते हैं, वो केमिस्ट्री नहीं कठिन होती। इंग्लिश का जो टर्म है, अगर उसकी हिंदी आपको अच्छे से आती है या उसका आपको अच्छे से अर्थ समझ में आता है, तो आपको वो चीज़ आसान लगने रहती है। तो उसी प्रकार लैटिस इंग्लिश का टर्म है, केमिस्ट्री में आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री कठिन है। लैटिस शब्द जो है इंग्लिश का टर्म है। तो लैटिस होता क्या है, लैटिस इज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट इन स्पेस। एक बार लिख देते हैं, क्योंकि लिखी हुई चीज़ ही याद रहती है। लैटिस इज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। मतलब क्या, स्पेस मतलब क्या होता है, 3D। ठीक है ना, तो लैटिस क्या है, किसी पॉइंट्स का किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि वह एक ज्योमेट्रिकल शेप दे रहा हो, तो वो क्या हुआ, लैटिस हुआ। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ईंटे से एक चबूतरा बनाएं। ठीक है, या ईंटे से एक कमरा बनाएं क्यूब के शेप का, तो वो कौन सा लैटिस हो गया, क्यूबिक लैटिस हो गया। किससे बनाए थे, ईंटा से बनाए थे। ईंटे को जोड़ जोड़ के आपने क्या बनाया, एक क्यूब शेप का कमरा बना दिया, तो क्या हो गया, क्यूबिक लैटिस हो गया। ईंटे को जोड़ जोड़ के आपने एक चिमनी खड़ा कर दी। ठीक है, एक चिमनी खड़ा कर दी, तो वो क्या हो गया, एक लैटिस हो गया, सिलेंड्रिकल लैटिस हो गया, या उसको एक तरीके से बोल सकते हैं फ्रंकेटेड कोनिकल लैटिस। ठीक है, तो उसका क्या है, कोनिकल, कौन सा शेप हो गया, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट उसका कैसा हो गया, सिलेंडर के रूप में हो गया, या कोनिकल टाइप का हो गया, तो वो क्या हो गया, कोनिकल लैटिस हो गया। ठीक है ना, तो मतलब आप किसी चीज़ को, किसी पॉइंट्स को, किसी पार्टिकल्स को ऐसे अरेंज किए कि एक ज्योमेट्रिकल शेप दे दिया, तो वो क्या है, वो ज्योमेट्रिकल शेप क्या हुआ, लैटिस हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाइए क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, तो एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड का जो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या था, क्रिस्टलिन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, एमॉर्फस में इर्रेगुलर होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फिर से सुनिए, क्रिस्टलिन में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। रेगुलर मतलब एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो क्या था, क्रिस्टलिन सॉलिड था। एमॉर्फस में कोई पैटर्न नहीं फॉलो करता है, मतलब इर्रेगुलर पैटर्न होते हैं। ठीक है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो वह क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। ठीक है, तो
क्रिस्टल लैटिस, तो देखिए जब कहीं पार्टिकल्स जो हैं रेगुलर अरेंजमेंट में रहेंगे, किसी पैटर्न में रहेंगे, तभी ना वो कोई ज्योमेट्रिकल शेप देंगे। मैक्सिमम टाइम जब पार्टिकल किसी रेगुलर अरेंजमेंट में रहेंगे तभी ना कोई वो डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो हम ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ते हैं वो मैक्सिमम हम किस सॉलिड का पढ़ते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड का पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें एक डिफिनिट शेप आपको मिलता है, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल लैटिस का बेसिक डिफिनेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको समझ सकते हैं, लैटिस ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड, लैटिस ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड। तो क्रिस्टल लैटिस को बेसिकली आप क्या समझ सकते हैं, लैटिस ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड, ठीक है। इसका एक बोर्ड के लिए एक बहुत अच्छा डिफिनेशन है जिसको आप लिख देंगे, तो अगर बोर्ड में इसका डिफिनेशन पूछता है और आप उसे लिख देते हैं तो आपको ज़्यादातर चांस है कि पूरा में पूरा मार्क्स दिया जाएगा। बेस्ट डिफिनेशन इसका क्या है, ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड, जी ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड, ज्योमेट्री प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle, due to regular arrangement of constituent particle in 3D स्पेस। बात समझ में आई? ज्योमेट्री प्रोड्यूस ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस, तो वो क्या होता है, हमारा क्रिस्टल लैटिस होता है, ठीक है ना। तो इस डिफिनेशन को अगर आप लिख देंगे तो आपकी सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई। देखिए किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस और बस समझने की ज़रूरत है। समझ लेंगे आप, डिफिनेशन वहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या हो गया, ज्योमेट्री प्रोड्यूस, कौन सी ज्योमेट्री दे रहा है सर, कोनिकल दे रहा है कि स्फेरिकल दे रहा है कि क्यूबिक दे रहा है, प्रोड्यूस ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक साथ जुड़कर रेगुलर अरेंजमेंट के रूप में जब जुड़ रहे हैं, एक साथ जब किसी पैटर्न में जुड़ रहे हैं तो कौन सा शेप दे रहे हैं, वही क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं, हमारी बात आती है क्रिस्टल लैटिस। तो लैटिस किससे बनता है? लैटिस बनता है यूनिट सेल से। अभी हमने बताया कि एक ईंटे को जोड़ के आपने दीवार खड़ा किया, एक एक ईंटे को जोड़ के, एक एक ईंटे को जोड़ के आपने दीवार खड़ा किया, तो ये जो दीवार आपने खड़ा किया ये क्या है, ये लैटिस है। ये जो दीवार आपने खड़ा किया, जो कमरा आपने बनाया, ये क्या है, एक लैटिस है। और जो एक एक ईंटा है, जो एक एक ईंटा है, ये क्या है, यूनिट सेल है। जो एक एक ईंटा है ये क्या है, यूनिट सेल है। दिमाग में फिर से अपने बैठा लीजिए, यूनिट सेल क्या है, जो एक ईंटा है ये क्या है, यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल्स को, इस यूनिट सेल को जब एक एक ईंटे को आप जोड़ रहे हैं और एक दीवार बना ले रहे हैं, एक चिमनी बना ले रहे हैं, एक कमरा बना ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, लैटिस हो गया। क्लियर हो गई बात? तो कमरा क्या हुआ, चिमनी क्या हुआ, लैटिस हुआ। और जो जिससे ये बना है, जिसके ये बना है, जिन चीज़ों को रिपीट करके ये कमरा, दीवार या चिमनी बनाया जा रहा है, वह चीज़ क्या है, यूनिट सेल है, ठीक है ना। और यहाँ वैसे बेसिकली क्या था, एग्जाम्पल के रूप में ईंटा क्या है, यहाँ पे यूनिट सेल है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट सेल क्या होता है और लैटिस क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये आपका यूनिट सेल है। ये एक ईंटा अगर समझिए तो क्या है, यूनिट सेल है। और इस ईंटे से जोड़ के आप ये बना रहे हैं, ठीक है। देखिए एक अगल बगल आगे पीछे अरेंज करके ये यूनिट सेल्स को आप जोड़ के बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो हो गया, ये हो गया लैटिस हो गया। क्लियर हो गई बात? फिगर में आप देख रहे होंगे एक लैटिस पॉइंट दिया हुआ है। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, कई बार सीबीएसई में डिफिनेशन पूछा गया, लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो लैटिस पॉइंट होता है ईच पॉइंट इन लैटिस, ईच पॉइंट इन लैटिस वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट
particle is present, each point in lattice where constituent particle is present is called lattice point। तो देखिए constituent particle एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हो गए लैटिस पॉइंट। यहाँ पे है, ये भी क्या हो गया लैटिस पॉइंट। ये यहाँ पे है, ये भी क्या हो गया लैटिस पॉइंट। जहाँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिनसे वो बना है, ठीक है, तो वो क्या हो गए लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे अभी इसको हम लिखवा भी देते हैं। देखिए यहाँ पे लैटिस पॉइंट क्या क्या हो गए हैं फिगर में, देखिए जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। तो एक क्यूब को अगर रखा गया, एक क्यूब को रखा गया तो उसके कोने कोने पे एटम प्रेजेंट है, तो जहाँ जहाँ पे एटम प्रेजेंट है वो क्या हो गए लैटिस पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, बगल में एक फिगर बना स्फेयर का, ठीक है। एक नींबू को आप छोटा से छोटा हिस्सा अगर सिमेट्रिकल काटते हैं तो कितने हिस्से में उसे काटते हैं, सबसे छोटा 8 टुकड़े में काट लेते हैं एक नींबू को सिमेट्रिकल रूप में, ठीक है ना। तो देखिए ये एक स्फेयर है, ठीक है ना। इसके पास कितने, अगर इसको सिमेट्रिकली काटा जाए तो एक ये हिस्सा हुआ, इसके पीछे दूसरा, इसके नीचे तीसरा, ये हुआ चौथा, मतलब केवल हाफ स्फेयर में 4 हिस्से, फिर इधर 5, फिर इधर 6, फिर इधर 7, और जस्ट इसके अपोजिट उधर में क्या होगा 8वां नंबर। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये स्फेयर या एटम, अगर ये स्फेयर या एटम किसी क्यूब के कॉर्नर पर है, किसी क्यूब के कॉर्नर पे है, ठीक है, तो इस एटम का केवल 1/8 पार्ट, यहाँ ध्यान दीजिए, इस एटम का केवल 1/8 पार्ट उस क्यूब के अंदर में रह रहा है, या इस स्फेयर का केवल 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के अंदर रह रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए इस गेंद में से एक ही हिस्सा ना भाई कोने में जाएगा। किसी भी क्यूब में अगर इसे रखेंगे तो क्या है, देखिए सिंपल से यहाँ पे देखिए फिगर पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्फेयर है, ठीक है, 3D स्फेयर है, तो क्या है केवल इसका 1 पार्ट जो है ये वाला हिस्सा केवल जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना के बराबर है 1/8 के बराबर है। ओके, क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो आगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी इसको और आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल क्या होता है, तो पहले हम लोग देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है, फिर इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। बस अपने दिमाग में एक बैकग्राउंड बना लीजिए कि स्फेयर जो है सिमेट्रिकली 8 हिस्से में बट जा रहा है, स्फेयर जो है सिमेट्रिकली 8 हिस्से में बट रहा है। तो अगर सिमेट्रिकली एक कोना, इसका स्फेयर का केवल एक कोना अगर किसी क्यूब के कोने पे रहेगा तो केवल 1/8 पार्ट ही उस क्यूब के अंदर होगा, ठीक है ना। चलिए अभी आगे हम लोग इसको देखते हैं। पहले यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल मैंने समझाया, आपको बड़े अच्छे से समझा दिया था कि एक ईटा जो है क्या है यूनिट सेल है, और उसी यूनिट सेल को रिपीट जब आप कर रहे हैं बार बार तो क्या दे रहा है, एक ज्योमेट्रिकल शेप दे रहा है, और वह क्या है लैटिस है, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है, एक ईटा जो है आपका यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल का डिफिनेशन क्या होगा, यूनिट सेल का डिफिनेशन हुआ स्मॉलेस्ट 3D portion of crystal lattice is called unit cell। एग्ज़ाम में आपके डिफिनेशन आ सकता है, इस बार भी अगले बार भी एग्जाम में डिफिनेशन आ सकता है। पूछा गया है पहले व्हाट इज यूनिट सेल, तो स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट मतलब क्या, कोई भी कहीं से टुकड़ा काट के निकाल दिए वो स्मॉलेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट तो सबसे एटम होता है, नहीं, ऐसा पोर्शन जिसको रिपीट करने पे बार बार आप उस क्रिस्टल लैटिस को पा ले रहे हैं, ठीक है, तो वह क्या है यूनिट सेल है। ऐसा स्मॉलेस्ट ऐसा पोर्शन जिसको रिपीट करने पे आप उस क्रिस्टल लैटिस को बना ले रहे हैं या पा ले रहे हैं, वही क्या है यूनिट सेल है। तो इसका डिफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाई, ये आपके बोर्ड में पूछा गया है पहले,
तो यूनिट सेल की क्या खासियत होती है, कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय पहला एक्सियल लेंथ, ठीक है। एक्सियल लेंथ मतलब एक्सिस पे जो लेंथ होगा उसका वह क्या होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा उस यूनिट सेल के बारे में। एक्सिस पे जो उसका लेंथ होगा वह एक कैरेक्टरिस्टिक बताएगा उस यूनिट सेल के बारे में। ध्यान से देखिए, ये आपका एक यूनिट सेल है, ये क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बन रहा है। ध्यान दीजिए, इसकी यूनिट सेल के एजेस, ये क्या है, यूनिट सेल के एजेस हुए, ठीक है। तो ये एजेस की लेंथ कितनी है, एक्स एक्सिस पे ए है, ठीक है। उसी तरह यूनिट सेल की के दूसरे एज की लेंथ कितनी है, वाई एक्सिस पे बी है, ठीक है। उसी तरह यूनिट सेल के तीसरे एज की लेंथ कितनी है, जेड एक्सिस पे सी। तो ये ए बी सी क्या हुए, ये ए बी से क्या हुए, एक्सियल लेंथ हो गया, क्या हो गया, एक्सियल लेंथ हो गया, ठीक है। क्लियर हुई बात। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ज़रूरी नहीं हमेशा एक्स वाई जेड में ही जो एजेस रहें यूनिट सेल के, जो यूनिट सेल के जो एजेस हैं वह हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वह 90 डिग्री पर ही आपस में रहें। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑर्थोगोनल 3D स्ट्रक्चर, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल ही रहें, तीनों एज जो हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही रहें। आगे इसका कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर होगा, पहले अभी समझिए कि यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सियल लेंथ। और एक्सियल लेंथ क्या होता है, ए बी सी होता है। ए बी सी क्या होता है, ए जो होता है इट्स लेंथ ऑफ द एज ऑन द एक्स एक्सिस, बी जो होता है लेंथ ऑफ द एज ऑन द वाई एक्सिस, और सी जो होता है लेंथ ऑफ द एज ऑन द जेड एक्सिस, ठीक है। दूसरा कैसे कैरेक्टराइज करते हैं इसको, एक्सियल एंगल से। कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, एक्सियल एंगल से। तो एक्सियल एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन द एजेस ऑफ यूनिट सेल। देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल आपको देख रहा है एक्स और वाई एक्सिस में 90 डिग्री, वाई और जेड में 90 डिग्री, जेड और एक्स में 90 डिग्री। पर अभी मैंने क्या बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये जो है 90 डिग्री आपस में ऑर्थोगोनल ही रहें। एक्सियल एंगल किसके बीच में लेंगे आप, एक्स वाई जेड के बीच का तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो एक्सियल एंगल किसके बीच में लेंगे, हमेशा एजेस के बीच में जो एंगल होगा, मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है, ए और बी के बीच का जो एंगल है, बी और सी के बीच का जो एंगल है, और सी और ए के बीच का जो एंगल है। तो फिगर में देखिए आप कि ए और बी के बीच का एंगल गामा है, बी और सी के बीच का एंगल अल्फ़ा है, सी और ए के बीच का एंगल बीटा है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो गए हैं, एक्सियल एंगल हो गए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये अल्फ़ा बीटा गामा हमेशा 90 डिग्री नहीं रहेंगे, मतलब हमको उस समय उस यूनिट सेल के ए और बी और सी के बीच का एंगल देखना रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे रहें। क्लियर हो गई बात। मतलब हमको उस समय अल्फ़ा बीटा गामा का एंगल कैसे देखना रहेगा, ए और बी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल, सी और ए के बीच का एंगल। कुल मिला के कहने का ये है कि एजेस के बीच का एंगल, ठीक है। तो अब आगे हमारी बात बढ़ चलती है। देखिए ये इससे क्या होता है, जब ये जो डिफरेंस आप जानेंगे अल्फ़ा बीटा गामा में, जब डिफरेंस रहेगा, हो सके अल्फ़ा बीटा इक्वल हो, ठीक है, अल्फ़ा बीटा इक्वल हो, गामा के बराबर ना गामा डिफरेंट हो, ठीक है। हो सके ए और बी इक्वल हो, सी के इक्वल ना हो सके सी और बी और ए आपस में तीनों इक्वल ना हो सके एक्सियल एंगल कोई भी आपस में इक्वल ना हो। तो ये क्या देते हैं, आपस में एक क्रिस्टल सिस्टम देते हैं। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देते हैं, जो कि आपको आगे हम बताएंगे, जैसे टेट्राहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देते हैं। पर उसको जानने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है जानना, वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अगर इसे आप समझ गए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और इसका बेसिक समझ गए, तो आपके लिए सॉलिड स्टेट बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कई किताबों में 4 तरीके का यूनिट सेल होता है, पर बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव
अंग्रेजी का शब्द है, प्रिमिटिव मतलब सिंपल, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा क्या होगा, सिंपल नहीं होगा, तो दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव, दूसरा हो गया आपका नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव को और क्या कहते हैं, प्रिमिटिव को कहते हैं प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव में मतलब जो सिंपल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा और एडवांस्ड हो जाएगा। तो एक होता है इसमें बॉडी, इसमें आता है पहले बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फिर दूसरा होगा फेस सेंटर्ड, और तीसरा होगा इंड सेंटर्ड। तो अगर किसी जगह पे दिया है कि यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं तो कोई बात नहीं, वह क्या कहना चाह रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। पर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, और जो दूसरे का 3 पार्ट होता है वह होता है BCC, FCC, ECC, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को आइए समझते हैं, फिगर को एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इस फिगर को देखिए, देखिए इस फिगर को पहले, ये फिगर क्या है, आपस में जो है एटम, सॉलिड में क्या है, सॉलिड में क्या होता है, एटम बहुत पास होते हैं, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रियल फिगर में देखिए क्या है, एटम एक दूसरे से सटे हुए हैं ना, एकदम अगल बगल, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं ना है। तो ये क्या है, और एटम क्या दिख रहे हैं कि 4 एटम इस फेस पे, 4 एटम इस फेस पे, ठीक है। और एटम क्या है, कॉर्नर पे हैं। अगर एक क्यूब देखा जाए तो एटम क्या है, कॉर्नर पे हैं। तो ये तो रियल में होता है, पर जब हम इसको देखना चाहते हैं, जब हम इसको सॉलिड स्टेट में बनाते हैं, जब हम इसको केमिस्ट्री में ले आकर इसका डिटेल्ड स्टडी करते हैं, तो हम फिगर फिर यहाँ से कैसे करते हैं, इजी फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच में एक लाइन खींच देते हैं, देखिए ये लाइन खींची गई है ना। तो ये लाइन क्यों खींची गई है, ताकि इजी फिगर हो और हम समझ जाएं कि ये क्या है, एटम जो है सब कॉर्नर पर हैं, ठीक है ना। इस फिगर में आपको कॉर्नर नहीं क्लियर हो रहा है, इस फिगर में कॉर्नर नहीं क्लियर हो रहा है, पर यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि एटम क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्यूब के कॉर्नर पे हैं, क्यूब के कॉर्नर पे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लीजिए, तो रियल में हमारा सॉलिड में ऐसे होता है, ठीक है। और जब हम इसको दिखाते हैं कॉपी पे, चाहे जब हम इसका स्टडी करते हैं, तो इस फिगर को ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पहले तो हम लोग बोर्ड के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हम लोग को इसका डिफिनेशन याद होना चाहिए। तो इसके लिए डिफिनेशन के लिए सबसे आसान चीज़ जो आपको याद करनी है वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली एट द कॉर्नर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, ठीक है। बस इतना याद रखना है और फिर आपको इसका डिटेल्ड समझ लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो आप यहाँ देखिए कॉर्नर पे हैं एटम्स, ठीक है। और आप लाइन से रियल में जब थे तो ये तो बीच में इनकी जगह नहीं थी, पर आपको जब दिखाना था तो इसके बीच में आपने लाइन ड्रॉ किया और दिखाया कि एक क्यूब के कॉर्नर पे ये एटम हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका लैटिस पॉइंट बताइए। तो लैटिस पॉइंट अभी मैंने ऊपर में बताया है, क्या होता है, पॉइंट वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस, पॉइंट्स वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो ध्यान दीजिए कि किस किस जगह पे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। तो ध्यान दीजिए कितनी जगहों पे क्रिस्टल लैटिस, 8 पॉइंट पे है। 8 पॉइंट पे आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका लैटिस पॉइंट क्या हुआ, 8 हुआ। इसलिए इसका लैटिस पॉइंट क्या हुआ, 8 हुआ, ठीक है। 8 जब पॉइंट पे
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका लैटिस पॉइंट कितना हुआ, 8 हुआ। अच्छा, कभी कभी पूछता नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, तो ये आप निकालिएगा, अभी मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, कॉर्नर पे जब एटम प्रेजेंट था, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट था, तो उसका वो एक क्यूब में उसका कितना हिस्सा जा रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखिए, एक क्यूब में उसका कितना हिस्सा जा रहा है, ठीक है। इस फिगर में देखिए, एक क्यूब में उसका कितना हिस्सा जा रहा है, तो एक एटम के कॉर्नर का केवल 1/8 पार्ट जा रहा है। कितना जा रहा है, 1/8 पार्ट, ठीक है। इसी तरह इस कोने पे भी 1/8 पार्ट। आप यहाँ नीचे ऑक्टाहेड्रल जो स्फेयर बनाए हैं, इससे देख लीजिए एक एटम का कितना हिस्सा जा गया है, यहाँ पे एक स्फेयर का केवल 1/8 पार्ट, ठीक है। तो हर कॉर्नर पे कितने हैं, 1/8 पार्ट हैं, किसके, एटम के, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ़ इफेक्टिव एटम चाहे टोटल नंबर ऑफ़ एटम आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं निकाल पाएंगे, आगे हम बताएंगे, पर आज आपका ये होमवर्क रहेगा, ताकि आपको कितना समझ में आ रहा है ये मुझे भी पता चले, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, तो पहले इसका डिफिनेशन बोर्ड के लिए याद कर लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या हुआ, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल present at center of body along with constituent particle at each corner। मतलब समझ जाइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जो है सेंटर पे रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सेंटर पे रहेगा, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके कोने कोने में रहेंगे। मतलब क्या है, सिंपल क्यूबिक में जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जहाँ पे था वो तो रहेगा ही, साथ साथ उसके क्या रहेगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर पे रहेगा, ठीक है। फिर से समझिए, सिंपल क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड में क्या है, सिंपल क्यूबिक में जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल था उतना तो रहेगा ही, उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा का पूरा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरा का पूरा उसके बीच में रहेगा, बॉडी के सेंटर में रहेगा। मतलब माचिस का डिब्बा लीजिए, कोने कोने पे तो एटम लगा ही हुआ है, पर एक एटम जो है माचिस के डिब्बे के बीच में है, एकदम डिब्बे के अंदर और उसके बीच में है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ फिगर में देख सकते हैं आप, ठीक है। इस फिगर में देखिए, सिंपल क्यूबिक का पहले स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ बीच में एक आपका ये एटम है, ठीक है। तो अब आप इसमें एकदम क्लियर हो सकते हैं कि इसमें देखिए यहाँ पे क्या हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा है एटम का, और एक एटम जो है पूरा का पूरा है अंदर में बॉडी सेंटर में, ठीक है। तो कॉर्नर पे 1/8 पार्ट ऑफ एटम है या स्फेयर है, और एक स्फेयर पूरा का पूरा बॉडी के सेंटर में है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स आप इसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, लैटिस पॉइंट इसमें कितने हुए हैं, तो लैटिस पॉइंट कितने हुए हैं, लैटिस पॉइंट मतलब पॉइंट वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट, पॉइंट नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। तो किस किस पॉइंट पे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 तो था ही, और 8 + 1 बॉडी के सेंटर पे, तो कितना हो गया, लैटिस पॉइंट 9 हो गया, ठीक है। अब आ जाइए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे, तो बस उसका भी डिफिनेशन उसी तरह आप लिख सकते हैं, वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट सेंटर ऑफ ईच फेस। देखिए एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट सेंटर ऑफ each face along with constituent particle at the corner,
ठीक है। तो वन कांस्टेंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। देखिए ध्यान दीजिए, कॉर्नर वाले जैसे सिंपल में थे हुए तो हैं ही, ठीक है, ये कॉर्नर वाले तो हैं ही। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रेड कलर में एक फेस इस पे हो गया, ये रेड कलर वाला, उसी तरह ये रेड कलर वाला, उसी तरह ये रेड कलर वाला उस फेस पे, फिर इधर वाले फेस पे 3, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये जो फेस आपकी तरफ फेस कर रहा है, ये वाला कौन सा है जो आपकी तरफ ये जो फेस दिख रहा है। तो ये 6 जो हैं आपके फेस पर हैं, 6 जो हैं सेंटर ऑफ द फेस पर हैं, और कॉर्नर पे एटम जैसे सिंपल क्यूबिक में होता है वैसे ही है। तो ठीक है, आइए अब इसको हम लोग और डिटेल में इस फिगर में देखते हैं, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये एटम कॉर्नर में था, तो कॉर्नर का कितना हिस्सा जा रहा था, 1/8 पार्ट, ठीक है। ये एटम कॉर्नर में है तो ध्यान से देखिए कितना गया, 1/8 पार्ट, ठीक है। ये एटम सेंटर में है, किसके सेंटर में है, फेस के सेंटर में है, तो इसका कितना हिस्सा गया, 1/2, ठीक है ना। तो 6 फेस पे हैं, तो 6 फेस पे कितने हिस्से गए, आधे आधे सब में से गए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि कितने नंबर ऑफ इफ़ेक्टिव एटम्स हैं फेस सेंटर्ड में। इस चीज़ों को समझ लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, लैटिस पॉइंट कितने हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है वो लैटिस पॉइंट है। तो 8 तो पहले ही से ही है, जैसे सिर्फ कोने कोने में है। अब नया पार्टिकल कहाँ कहाँ और हो गया, सेंटर ऑफ ईच फेस। तो सेंटर कितने हैं फेस में, तो 6 फेस हैं, तो 6 सेंटर हुए, तो 8 6 14, 14 लैटिस पॉइंट हो गए, ठीक है। और आपका काम क्या है, निकालना कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। देखिए नंबर ऑफ एटम आप निकालना जान जाएंगे तो आपके लिए फिर सॉलिड स्टेट एकदम आसान हो जाएगा, और क्वेश्चन करने में डेंसिटी वाले और मज़े आएंगे, ठीक है ना। 2 चीज़ मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ बार बार, ये दूरी जो है एटम के बीच की, फिर से एक बार ध्यान दे दीजिए ऊपर के स्लाइड में, ऊपर के स्लाइड में यहाँ देख लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो फिगर है रियल फिगर है। और यहाँ देखिए एटम के बीच की दूरी नहीं है, यहाँ एटम के बीच की दूरी नहीं है, ठीक है। एक एटम ऐसे है तो दूसरा उससे सटे है, ठीक है ना। तो ये रियल फिगर है, ठीक है ना, इसको आप समझ जाइएगा। पर वाकई में इसको ऐसे क्यों दिखाया गया दूर दूर, ताकि आप फिगर को समझ पाएँ कि कॉर्नर में है, कैसे लैटिस बना रहा है। पर एक्चुअल में क्या है, ये है स्थिति, एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों आपस में सटे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। और ये आपको डेंसिटी निकालते वक्त जब आगे सॉलिड स्टेट का न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा, फिर आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे। तो इसमें इंड सेंटर्ड में सिंपल क्यूबिक यूनिट तो सब में है, तो सिंपल कॉर्नर पे तो सब रहेंगे। अब इसमें एक और ख़ास बात आ जाती है, क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एनी 2 अपोजिट फेस। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल present at the center of only 2 लिखते हैं हम, only 2 opposite face along with constituent particle at each corner। बात को समझिएगा। देखिए इंड सेंटर्ड में कुछ नहीं है, फेस सेंटर्ड की तरह ही है, बस इसमें बात क्या है कि सारे फेस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं रहेंगे, केवल 2 फेस पे रहेंगे, केवल और केवल 2 फेस पे रहेंगे। जैसे यहाँ एक फेस हो गया और ये हो गया दूसरा फेस, और वह दोनों फेस कहाँ क्या कैसे रहेंगे, आपस में अपोजिट रहेंगे। फिर से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फेस के सेंटर पे रहेंगे
वह केवल और केवल 2 फेस के सेंटर पे रहेंगे और वह दोनों फेस आपस में अपोजिट रहेंगे। 6 फेस होता है तो फेस सेंटर्ड में जब 6 फेस रहता था तो 6 फेस पे के सेंटर पे एटम प्रेजेंट रहते थे, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ भी 6 फेस है पर एटम जो है केवल और केवल 2 फेस के सेंटर पे हैं। फिर से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम केवल और केवल 2 फेस के एटम पर है, ठीक है। और कॉर्नर पे तो है ही, तो आप यहाँ पे देख लीजिए तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो गए हैं, तो कॉर्नर वाले 8 हो गए हैं और 2 ये हो गए 10। इस फिगर में देख लीजिए 3D में आप देख सकते हैं ये सेंटर पे है ना, तो केवल और केवल 2 सेंटर पे, एक ऊपर एक नीचे। साइड वाले कहीं भी एडजेसेंट साइड पे चाहे एडजेसेंट फेस पे कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लैटिस पॉइंट कितने हो गए हैं, आपके लैटिस पॉइंट हो गए 8। सिंपल की तरह भाई कॉर्नर पे तो है यहाँ है, और 8 + 2 10। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ध्यान दे दीजिए ये कैसे है, ये एटम जो है हाफ रहेगा, हाफ रहेगा। ये नीचे वाला भी कितना हिस्सा है एटम का, हाफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, कॉर्नर वाले ये कितने हैं, 1/8 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम आप निकाल लीजिएगा। ये होमवर्क है, एक बार फिर से हम रिकैप करा देते हैं। देख लीजिए 1/8 एटम एट द कॉर्नर, किस पे, सिंपल क्यूबिक में। बॉडी सेंटर्ड में 1/8 एटम एट द 8 कॉर्नर, 1/8 एटम एट द 8 कॉर्नर और 1 एटम एट द सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर्ड में हाफ एटम एट 6 फेसेस, कितना, हाफ एटम एट 6 फेसेस और 1/8 एटम एट कॉर्नर, ठीक है। इंड सेंटर्ड अभी बताए हैं। तो आपका होमवर्क है फाइंड नंबर ऑफ एटम, फाइंड नंबर ऑफ एटम इन ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। फाइंड द नंबर एटम ऑफ एटम इन ईच टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। कितना एटम रहता है एक यूनिट सेल में, ये होमवर्क है, इसको आप समझ जाइएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। आगे का लेक्चर आपको बहुत ईजी लगेगा। ये एकदम बेसिक था सॉलिड स्टेट का, ये समझ में आ गया मतलब आगे आपको सॉलिड स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं।